In the last lecture, we had learned some part of this chapter, chapter number 3, Effects of British Rule. And today we are going to learn the next part of this chapter. Okay, the next point is effect of British rules on India. Okay, and the point is dual government. Then now listen carefully. Robert Clive in 1765 इंट्रोड्यूस द ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। तो बंगाल के अंदर 1765 में रॉबर्ट क्लाइव नाम के जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने इस ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम को लॉन्च किया बंगाल के अंदर। द कंपनी अंडरटुक द वर्क ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वेयर एज द नवाब ऑफ बंगाल हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। दिस वॉज नोन एज ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम इंडिया के अंदर बंगाल में लाई थी वो किस तरह की थी कि बंगाल ये जो रीजन है वहाँ का जो रेवेन्यू कलेक्शन है, मतलब जो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करने का जो काम है वो कंपनी के पास रहेगा, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा। और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम नवाब ऑफ बंगाल की तरफ रहेगा। मतलब प्रॉफिट वाला काम कंपनी ने अपनी तरफ रखा और जो जिससे किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर वाला जो काम है वो नवाब के पास रखा। इसे ड्वेल गवर्नमेंट वहाँ पे कहा गया। दो गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट कंपनी की, दूसरी नवाब बंगाल की। और जो बंगाल कंपनी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रॉफिटेबल जो भी पार्ट है वो अपने पास रखा। द इल इफेक्ट ऑफ ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम कुड बी सीन आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड। तो कुछ दिनों बाद इस ड्वेल गवर्नमेंट के जो गलत मतलब इफ़ेक्ट्स हैं, इल इफ़ेक्ट्स हैं, वो सामने आने लगे। मनी इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस वेंट इनटू द पॉकेट ऑफ द कंपनी ऑफिसर्स। द मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया was given to East India Company and hence many trading companies in England envied them। तो हुआ क्या आगे चल कर के कि जो पैसे हैं, जो टैक्सेस के पैसे, रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो अपने पास रख लेते थे। ओके, और मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके पास उसका प्रॉफिट नहीं जाता था। तो ऐसी सारी गलत चीज़ें इस ड्वेल गवर्नमेंट के दौरान चलने लगी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बनाई हुई थी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उनके जो ऑफिसर्स थे उनकी तरफ से हो रही थी। द वर्किंग सिस्टम ऑफ कंपनी इन इंडिया रिसीव क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस सम इम्पोर्टेंट लॉ टू कीप कंट्रोल ओवर द कंपनी। तो आगे चल कर के ये जो वर्किंग सिस्टम चल रही थी इसके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म वहाँ पे हुआ और इसके ऊपर कंट्रोल लाने के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने कुछ नए लॉज आगे लाए। तो जिसमें से सबसे पहला है पार्लियामेंट्री लॉज में देखते हैं। पार्लियामेंट्री लॉज अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार द बंगाल गवर्नमेंट केम टू बी नोन एज द गवर्नर जनरल। तो बंगाल का जो गवर्नर है वो अब गवर्नर जनरल से पहचाने जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसी एक्ट के अनुसार जो ब्रिटिश ऑफिसर है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ये इंडिया के पहले जनरल गवर्नर बने या गवर्नर जनरल वहाँ पे बने। ही गॉट द राइट टू कंट्रोल द पॉलिसीज़ ऑफ मुंबई एंड मद्रास प्रोविज़न। तो उनके पास मुंबई और मद्रास प्रोविज़न को कंट्रोल करने के राइट्स आ गए। अ कमिटी ऑफ 4 मेंबर्स वॉज सेट अप टू असिस्ट हिम। और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग मतलब गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए 4 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई। इन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट वॉज पास्ड। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट वहाँ पे पास हो गया। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ परमानेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी सारे अफेयर्स, जो भी सारे वर्क वहाँ पे हो रहे थे उनके ऊपर मतलब कंट्रोल रखने के लिए पार्लियामेंट बोर्ड ने इस तरह की ये एक्ट बनाए हुए थे। इन 1813
1833 and 1853 new laws were passed by the parliament to make certain changes in the working of company. तो 1833 13 उसके बाद 1833 एंड 1853 इसमें जो लॉज हैं बहुत से सारे लॉज वहाँ पे पास किए गए और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी सारे वर्क हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट का मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल वहाँ पे आ जाए, इस तरह की चीज़ें की गई. इन दिस वे दे आर इन्वॉल्व एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. तो इन एक्ट्स के अनुसार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके ऊपर इनडायरेक्ट ऐसा कंट्रोल गवर्नमेंट का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का आ गया. विद दिस इमर्जेंस ऑफ ब्रिटिश रूल अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गॉट डेवलप इन इंडिया. और इसी के साथ इंडिया के अंदर एक नई जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो डेवलप हो गई इंडिया के अंदर. सिविल सर्विसेज, मिलिट्री, पुलिस फोर्स एंड जुडिशियल सिस्टम बिकेम द मेन पिलर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. और उसके अनुसार ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के 4 मेन पिलर्स बने. पहला सिविल सर्विसेज, सेकेंड मिलिट्री, फोर्थ पुलिस फोर्स एंड थर्ड पुलिस फोर्स एंड फोर्थ जुडिशियल सिस्टम. ओके, जिसमें से सिविल सर्विस क्या है ये हम जानते हैं. टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया देयर वॉज अ नीड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स. तो जो ब्रिटिश रूल है उसको स्ट्रेंथ मिलने के लिए इंडिया के अंदर उसे स्ट्रेंथ मिलने के लिए ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत थी. लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस ब्यूरोक्रेसी. तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उन्होंने एक ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे इंट्रोड्यूस की, मतलब एक ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे बनाई, मतलब एक सिलेबस या एक सिस्टम वहाँ पे बनाई. सिविल सर्विस बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सिविल सर्विस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा पार्ट बन गया. ही restricted the private trade carried out by the company officers and for this purpose he increased their salary. अब आगे चल कर के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनसे कुछ गलत काम ना हो, है ना, और उनके ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे लगाए जाएं. उसके लिए ये सिविल सर्विस वाली सिस्टम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने लाई, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उन्होंने लाई, और जो ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी भी बढ़ाई गई. फॉर द कॉन्वीनियंस ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ही डिवाइडेड द ब्रिटिश ऑक्युपाइड टेरिटरीज इनटू डिस्ट्रिक्ट. तो ब्रिटिश लोगों ने जो भी सारी टेरिटरीज ऑक्युपाई करके रखी थी इंडिया के अंदर उसे डिवाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट में. ओके, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज द चीफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर. तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे चीफ पर्सन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये हो गया. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. और ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो जिम्मेदार रहेगा कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए, साथ साथ में गिविंग जस्टिस के लिए, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर के लिए. द ऑफर्स वेर अपॉइंटेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नोन एज इंडियन सिविल सर्विसेज. तो ये ऑफिसर किस तरह से चुने जाते थे या लाए जाते थे, तो उनके लिए एक एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वहाँ पे होती थी और उस एग्ज़ाम को इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था, ICS. इस एग्ज़ाम को देखकर मतलब ये जो ऑफिसर्स थे वो उस तरह का डेजिग्नेशन पाते थे, ओहदा पाते थे, जिस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह का है वैसे. नेक्स्ट है मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स. द ड्यूटी ऑफ मिलिट्री वॉज सेफ गार्ड द ब्रिटिश ऑक्युपाइड रीजन इन इंडिया, acquire new territories and break down any revolt against the British in India. तो ब्रिटिश लोगों ने इंडिया के अंदर जो भी रीजन ऑक्युपाई करके रखा था वो सेव करने के लिए, ओके, उसे सेफ गार्ड करने के लिए, और इंडिया के अंदर जो भी रिवॉल्यूशन ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में होते हैं उसे ब्रेक डाउन करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए मिलिट्री सर्विस और जो पुलिस फोर्सेस है उनकी ज़रूरत उन्हें थी. टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन कंट्री वॉज द ड्यूटी ऑफ पुलिस फोर्स. तो पुलिस फोर्स की ड्यूटी क्या थी, कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना. नेक्स्ट है जुडिशियल सिस्टम. द ब्रिटिश इस्टेब्लिश अ न्यू जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंग्लैंड. इंग्लैंड की जिस तरह की जुडिशियल सिस्टम थी उसके बेस पर इंडिया के अंदर एक नई जुडिशियल सिस्टम ब्रिटिश लोगों ने इस्टेब्लिश कर दी. Every district had a civil and criminal court
टू सॉल्व द लोकल केसेस। तो लोकल केसेस सॉल्व करने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में सिविल और क्रिमिनल कोर्ट वहाँ पे बन गए। फॉर कंसिडरेशन ऑफ देयर जजमेंट अ हाई कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश, और उनके जजमेंट को कंसिडर करने के लिए एक हाई कोर्ट भी वहाँ पे बनाया गया। नेक्स्ट है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। Then this part we will learn in the next lecture. Okay, bye.